हेलो एवरीवन। तो हम देखने वाले हैं पैसेज। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे यूपीएससी आंसर सेट करती है, कैसे क्वेश्चन सेट करती है, उसका आंसर कैसे निकालना होता है। पैसेज में यही इम्पोर्टेंट होता है। तो थोड़ा सा देखते हैं। ये जो है ये 2023 का पैसेज है, ऑफिशियल की आई है, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे यही पैसेज लेते हैं। आपको पता चले कि एक पैसेज, उसके ऊपर एक ही क्वेश्चन और उसकी लेंथ कितनी होती है, तो ये भी पता होना चाहिए। इसीलिए हमारी स्पीड अच्छी खासी और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी खासी होनी चाहिए। ठीक है, अभी जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, अभी 15 डेज़ हैं ऑलमोस्ट, तो आप अच्छी खासी से कर सकते हो। डेली 2-3 पैसेज प्रैक्टिस कर सकते हो और समझने की कोशिश करना, तो हो जाएगा। क्योंकि पैसेज में अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तो एक्यूरेसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब अगर प्रैक्टिस करते हो, तो प्रैक्टिस नहीं है तो फिर तो गलत होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो चलो देखते हैं पैसेज, क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। सॉरी, आज मैं एक ही कर पाऊँगी क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया है मुझे, तो इसलिए एक ही करूँगी। तो कल से हम ट्राई करेंगे ज़्यादा करने की। तो ये 31 वाला क्वेश्चन है, पैसेज 1 है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट रैशनल, प्रैक्टिकल एंड इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड टू एंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ वाटर टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि मोस्ट रैशनल, प्रैक्टिकल एंड इमीडिएट एक्शन जो रिक्वायर्ड होती है, फेयर इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ वाटर टू डिफरेंट स्टेक होल्डर, मतलब अदर लोगों को भी इक्वली मिलना चाहिए वाटर। तो इसके लिए जो मोस्ट रैशनल, प्रैक्टिकल, इमीडिएट एक्शन जो होती है, तो कौन सी होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, ये देखते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, नेशनल pragmatic, legal and policy framework for water allocation should be made। अगर पैसेज में इस तरह कहा गया है कि इस तरह से पॉलिसी, मतलब नेशनल, प्रैग्मेटिक एंड लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए वाटर एलोकेशन के लिए, होना ही चाहिए, शुड भी बोला है, बनाना ही चाहिए। तो ऐसा अगर पैसेज में कहा है तो ठीक है, अगर नहीं कहा है तो हम तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो बी दे रखा है यहाँ पे, ऑल रिवर सिस्टम ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक्ड एंड ह्यूज एक्विफर क्रिएटेड। तो अगर ऐसा बोला है कि सभी रिवर को इंटरलिंक करना चाहिए, मतलब लिंक करना चाहिए और उससे वाटर क्रिएट करना चाहिए, अगर इस तरह से बोला है पैसेज में तो ठीक है। अगर नहीं बोला है तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट रैशनल एंड प्रैक्टिकल इमीडिएट एक्शन की बात की है, तो वही देखेंगे हम पैसेज में। और सी बोला है, वाटर चैनल बिटवीन रीजन्स ऑफ वाटर सरप्लस एंड रीजन्स ऑफ वाटर डेफिशिएट शुड बी क्रिएटेड। तो वाटर चैनल, देखो यहाँ पे कीवर्ड्स देखना, ये ऑल रिवर की बात कर रहा है। यहाँ पे नेशनल, प्रैग्मेटिक एंड लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात हो रही है। अगर इस तरह से मेंशन है, फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं तो ठीक है, और ये कीवर्ड्स होते हैं। तो वाटर सरप्लस की भी बात की है यहाँ पे। और यहाँ पे डी ऑप्शन में देखो, टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस, वाटर डिमांड ऑफ सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं इनको। अगर आपको वाटर क्राइसिस को अगर कम करना है ना, तो इनके लिए थोड़ी सी जो वाटर होती है उनकी साइज जो है वो कम कर देनी चाहिए। किसकी? एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्री की, इस तरह से कह रहा है। तो यहाँ पे वाटर एलोकेशन के लिए क्या प्रैक्टिकल, रैशनल एंड इमीडिएट एक्शन लेनी चाहिए, वो देखेंगे हम पहले पैसेज में। यही पूछा गया है तो यही देखेंगे पैसेज में, ठीक है। तो यहाँ पे पैसेज है सी, यहाँ पे पैसेज, We often hear about conflicts among different states in India over river waters। तो हमें तो हमेशा पता चलता है कि हाँ, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में वाटर डिस्प्यूट है, या आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बीच में है, इस तरह से उड़ीसा आंध्र प्रदेश के बीच में है, इस तरह से सुनते रहते हैं ना। एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ मैं, एग्जैक्टली मत लेना। यहाँ पे बस उन्होंने डिफरेंट स्टेट इन इंडिया ओवर रिवर वाटर्स, मतलब रिवर वाटर की बात की है। तो इसके ऊपर कन्फ्लिक्ट होता है, ये हम सुनते हैं हाँ, बार बार, तो ये बता रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारा सेंटेंस यहाँ पे हो गया, ऑफ द 20 मेजर रिवर सिस्टम
20 मेजर रिवर सिस्टम, 40 आर ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड, मतलब जो 14 है 14 है वो ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस है, मतलब उसमें ऑलरेडी वाटर कम है। जो 20 मेजर रिवर सिस्टम है उसमें 75% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन वाटर स्ट्रेस्ड रीजन में, जो वाटर जहाँ पे कम है उसी एरिया में 75% पॉपुलेशन इंडिया का रहता है। तो यहाँ पे a third of whom live in वाटर स्केयर एरियाज, जहाँ पे वाटर की स्केरसिटी है वहाँ उसी एरिया में थर्ड ऑफ रहते हैं, ठीक है। जो बचे हुए वो वे वहाँ पे रहते हैं। क्लाइमेट चेंज, द डिमांड्स ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन एंड द नीड फॉर एग्रीकल्चर टू कीप पेस मतलब गति एंड इंक्रीज रेट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन विल एग्जर्बेट वाटर स्ट्रेस। तो ये वाटर स्ट्रेस क्यों हो रहा है, मतलब वाटर कम क्यों पड़ रहा है, तो इसके रीज़न यहाँ पे उन्होंने बताया है कि क्लाइमेट चेंज और जो हमारा राइजिंग पॉपुलेशन की डिमांड है, वाटर जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उसके लिए वाटर भी तो लगेगा ना, तो ये बात की है। और एग्रीकल्चर में भी इसकी नीड जो है वो ज़्यादा ही बढ़ रही है, इस तरह से बोला, ये रीज़न है। और अर्बनाइजेशन भी फास्ट हो रहा है, इंक्रीज रेट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन विल एग्जर्बेट वाटर स्ट्रेस, तो ये बता रहे हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाटर इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो वाटर जो हमारे 7 लिस्ट है, शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट आती हैं, उसमें से यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट होती है, तो उसमें वाटर जो होता है वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है, ये बता रहे हैं यहाँ पे। एंड नॉट दैट ऑफ द यूनियन एक्सेप्ट फॉर रेगुलेशन ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स, तो ये यूनियन के सब्जेक्ट में नहीं आता, बट एक ऐसी एक्सेप्शनल चीज़ है जो कि रेगुलेशन वाली जो होती है, इंटरस्टेट और रिवर्स का जो वाटर होता है उस पर रेगुलेट कौन करता है, यूनियन करता है, ये बता रहे हैं यहाँ पे। की टू एंश्योर बैलेंस बिटवीन competing demands of various stakeholders in a basin-based approach to allocate water amongst the constituent regions and states। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो ये अगर बैलेंस आपको रखना है ऑल स्टेक होल्डर्स के बीच में, मतलब जो कंपीटिंग स्टेक होल्डर हैं उनके बीच में अगर आप बैलेंस रखना चाहते हैं तो आपको वाटर एलोकेट करना चाहिए, मतलब एक अप्रोच होना चाहिए एलोकेशन का, ये बता रहे हैं यहाँ पे। एलोकेटिंग फेयर शेयर ऑफ वाटर to them require assessments based on objective criteria such as specificities of the river basin। मतलब यहाँ पे एक असेसमेंट करना चाहिए कि जो रिवर का बेसिन है उसका असेसमेंट करना चाहिए, एक क्राइटेरिया रखना चाहिए, ये बता रहे हैं। साइज ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन, एग्जिस्टिंग वाटर यूज एंड डिमांड, एफिशिएंसी ऑफ यूज, प्रोजेक्टेड फ्यूचर यूज़। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कितना पॉपुलेशन आता है, कितनी पॉपुलेशन साइज़ है, उसके लिए कितना वाटर लगता है, कितनी डिमांड है, उसकी एफिशिएंट यूज़ क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें फ्यूचर का प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, ये बता रहे हैं। मतलब फ्यूचर में कैसे उसका यूज़ करना चाहिए उस वाटर का, ये सब करना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। मतलब पूरा असेसमेंट करके एक पॉलिसी बनानी चाहिए, इस तरह से बोल रहे हैं ये। while ensuring the environmental needs of the river and aquifers, जबकि हमें एनवायरनमेंट की भी नीड का ध्यान रखना चाहिए साथ ही साथ में, तो ये यहाँ पे बता रहे हैं। मतलब ये इनका बेसिकली कहना यही है कि एक अच्छा खासा फ्रेमवर्क आपको बनाना चाहिए, सब कुछ देखना चाहिए कि रिवर का बेसिन कितना है, वाटर कितना आता है उसके अंदर, फिर पॉपुलेशन कितना है, उसका यूज़ कितना होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें उसका पूरा पॉलिसी फ्रेमवर्क करके, मतलब ये रैशनल थिंकिंग ही हुई कि आप एक पूरा क्राइटेरिया, पूरा फ्रेमवर्क बना के ही आप वाटर अलोकेट कर रहे हो, तो वो एफिशिएंट भी रहेगा। वो तो एक तो एनवायरनमेंट के लिए भी सही रहेगा और ह्यूमन के लिए भी सही रहेगा। तो इस तरह से पैसेज में कहा जा रहा है। तो अभी हमें आंसर देखना है। यहाँ पे देखो रिफ्लेक्ट्स, मतलब इसमें से क्या रिफ्लेक्ट होता है, क्या दिखाई देता है कि मोस्ट रैशनल एंड प्रैक्टिकल एंड इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड, ये बता रहे हैं। तो देखो पहला ऑप्शन हमारा नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वाटर एलोकेशन शुड बी मेड बोला है, बनानी चाहिए, एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, ये बोला है यहाँ पे। ठीक है, मान लेते ये भी
ठीक है ऐसे मान लेते हैं और बी ऑप्शन देखते हैं। सारे ऑप्शन चेक करने हैं जल्दी में, तुरंत हाँ ये सही लग रहा है तो ये कर दिया, बाकी के ऑप्शन पढ़े नहीं, इस तरह से नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो बी में बोला है ऑल रिवर सिस्टम ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक्ड। क्या सभी रिवर को लिंक करना चाहिए, ऐसा कुछ बोला है पैसेज में? नहीं, बिल्कुल उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। एक तो रीज़न बताए कि क्यों वाटर कम पड़ रहा है, इसके रीज़न बताए उन्होंने, और कितने लोगों को कितना वाटर मिलता है, और कितने लोग मतलब हमारे रिवर सिस्टम कितना मतलब मेजर रिवर सिस्टम कितने हैं और उसमें से कितने ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हो चुके हैं, ये बताया उन्होंने पूरे पैसेज में। बट यहाँ पे मतलब ऑल रिवर सिस्टम को लिंक करना चाहिए ये नहीं बोला है, तो ये हमारा आंसर तो बनना ही नहीं चाहिए बी। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं वाटर चैनल। वाटर चैनल की बात की है उन्होंने? बिल्कुल नहीं, रिवर के वाटर की बात हुई है, बट वाटर चैनल बिटवीन रीजन ऑफ वाटर सरप्लस एंड रीजन ऑफ वाटर डेफिशिएट शुड बी क्रिएटेड। क्या ऐसे बोला कि जहाँ पे सरप्लस है और जहाँ पे कम वाटर है तो उनके बीच में वाटर चैनल बनाना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए? बिल्कुल ऐसे वाटर चैनल की बात ही नहीं हुई है पैसेज में, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनता है। डी देखते हैं, टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस वाटर डिमांड ऑफ सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस। हाँ, इन्होंने यहाँ पे बोला है कि नीड एग्रीकल्चर की भी नीड है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने ये नहीं बोला कि इनका जो वाटर है उसको रिड्यूस करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है, ताकि हम जो वाटर क्राइसिस हो रहा है उसको मिटिगेट कर सके। इस तरह सा बिल्कुल पैसेज में नहीं बोला गया है, बस इतना पैसेज में बोला है कि तो यहाँ पे वाटर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, सब कुछ हमें असेसमेंट करनी चाहिए ताकि फ्यूचर के लिए हम एक प्रोजेक्ट बना सके, एक फ्रेमवर्क बना सके। इस तरह से बात की है, मतलब हमारा ऑप्शन ये सही में करेक्ट आंसर यही बनता है, क्योंकि मोस्ट रैशनल पूछा है उन्होंने, इमीडिएट एक्शन की भी बात की है, तो ये सही आंसर हमारा बन जाता है। ठीक है, होप कि आपको ये समझ में आ रहा है और आप खुद अप्लाई करो, इस तरह से पढ़ो, समझो और आंसर निकालने की कोशिश करो। जितना पैसेज में कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना है, और पैसेज समझने की बहुत ज़रूरत होती है। और स्पेशली मैं पहले भी कह चुकी हूँ ये बात, और हर बार यही बताऊँगी कि प्लीज़ आप ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ अ पैसेज। अगर पैसेज की लैंग्वेज आप समझ पाओगे ना, तो बिल्कुल आसानी से आप आंसर निकाल पाओगे। अगर पैसेज की लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी ना, तो आंसर भी नहीं समझ में आएगा। और जैसे कि मैंने बोला, ऐसे थोड़ा सा हाईलाइट किया करो ताकि आपको पता चले कि मेंशन भी है या पैसेज में नहीं है, तो इससे क्या होता है, आसानी होती है आंसर निकालने में। अभी के टाइम पे यही देखना है कि अगर यूपीएससी ने यही आंसर दे रखा है, मैं आपको यही बता रही हूँ कि अभी ये आंसर दे रखा है यूपीएससी ने, तो कैसे ये आंसर आया, क्या पूछा था, किसके अकॉर्डिंग यूपीएससी ने ये आंसर दे रखा है, क्या पैसेज में इस तरह कुछ बोला है? तो ये हमें यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही हमें काम आने वाला है। तो डेली करोगे तो आपको आदत रहेगी और एक प्रैक्टिस बनी रहेगी, आपका माइंड वैसे ही काम करने लगेगा। अभी बिल्कुल प्रैक्टिस मत छोड़िए, घबराइए मत। कुछ लोग प्रेशर में आकर ये सोचते हैं कि नेक्स्ट ईयर हम कर लेंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर कभी नहीं आता। यकीन मानिए, मैंने हमेशा ऐसे ही किया था, बट वो नेक्स्ट ईयर कभी नहीं आता है। तो इसीलिए जो टाइम आपके पास अभी है उसी में बेहतर करने की कोशिश करो, और प्रेशर बिल्कुल मत लेना। अभी कुछ नहीं कर सकते हम प्रेशर लेके, जो कर सकते हैं वो भी हम नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है, लाइटली रहना है बिल्कुल। जितना जैसे सुबह जल्दी उठना है, स्टडी करना है, जितना रिवीजन हो सके उतना रिवीजन करना है। अगर आपको पता है हाई क्वालिटी एरियाज़ कौन से हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट, पॉलिटी, हमारा इकोनॉमिक्स, तो इन सब्जेक्ट को अभी रिवाइज करना शुरू कर दो, बिल्कुल स्किप मत करना। और रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट 2-3 घंटे प्रैक्टिस करते रहो, ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। ठीक है, तो अगर वैसे कुछ अगर रह गया होगा बताना तो मैं धीरे धीरे बताऊंगी, याद जैसे आएगा मुझे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।